सो हमारा चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से। एक बार समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि सिटीजन में और रेजिडेंट में फर्क क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेजिडेंट? अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों चाहिए? प्रीवियस ईयर में आप जो इनकम अर्न करते हो, जैसे कि हमारा प्रीवियस ईयर है 1920 जो हम पढ़ रहे हैं, इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट ईयर है 2021। इस प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में कितने दिन रुके? स्टे इन इंडिया। इंडिया में आप कितने दिन स्टे किया, उस हिसाब से पता चलता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। जो भी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस होगा उस हिसाब से आपकी इनकम कैलकुलेट करी जाएगी। इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। कौन सी इनकम आपकी टोटल इनकम में आएगी और कौन सी नहीं आएगी, ये सब डिपेंड करता है किस पे? आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर। और रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? कि आप कितने दिन इंडिया में रुके। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड होगा कि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस, वो तो ऑब्वियसली हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आपको ये देखना भी जरूरी है कि सिटीजन का मतलब क्या है। व्हाट इज सिटीजन? सिटीजनशिप कैसे डिटरमिन होती है? आप जिस जगह पर पैदा हुए हैं, आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जो कंट्री ऑफ बर्थ है, आप उस कंट्री के सिटीजन होते हैं। और सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप किसी कंट्री में पैदा नहीं हुए, आपका कंट्री ऑफ बर्थ कोई और है, लेकिन आप किसी और कंट्री में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप जिस कंट्री के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, आप उस कंट्री के सिटीजन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिटीजनशिप का एग्जाम्पल लेते हैं। आपका प्लेस ऑफ बर्थ है इंडिया, तो आप ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हैं। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, आपका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया है, लेकिन आपने अप्लाई किया है कनाडा में सिटीजनशिप के लिए, तो ऐसे में आप कैनेडियन सिटीजन हैं। अगर आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है तो आप कैनेडियन सिटीजन हो जाएंगे। सो अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसके हिसाब से तो आप उस कंट्री के सिटीजन हैं ही, लेकिन अगर आप बाद में अपनी सिटीजनशिप चेंज करना चाहें तो आप किसी और कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में आप इंडियन सिटीजन नहीं होंगे। ऐसे में आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं आप उस कंट्री के सिटीजन बन जाएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेजिडेंट। अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस आपका प्लेस ऑफ बर्थ या एप्लीकेशन के हिसाब से नहीं चलता। आप इंडिया में कितने दिन रुके हैं, आप इंडिया में कितने दिन रुके हैं, इस हिसाब से पता चलेगा कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। लेकिन सिटीजनशिप कैसे डिटरमिन होती है? आपके प्लेस ऑफ बर्थ पे, या फिर आपने कहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है आपकी सिटीजनशिप। ठीक है, अब इसका डिफरेंस हम
डिटेल में करते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या है। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? नागरिकता। एंड सेकेंड थिंग इज रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले तो आधार क्या है, बेस क्या है, सिटीजनशिप का बेस क्या है, नागरिकता कैसे मिलती है आपको? या तो प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से मिलती है, जहां पे पैदा हुए वहां के सिटीजन हो गए आप, या फिर एप्लीकेशन के बेस पे कि आप कौन सी कंट्री में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप वहां के नागरिक हो जाएंगे। और रेजिडेंशियल स्टेटस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस कंट्री में कितने दिन स्टे किया, पीरियड ऑफ स्टे, कितने दिन आप उस कंट्री में रुके, पीरियड ऑफ स्टे इन द कंट्री, कितने दिन के लिए आप उस कंट्री में रुके, उस हिसाब से डिपेंड करेगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का कोई सवाल नहीं सिटीजनशिप में। ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। सेकेंड इज राइट्स। अगर हम राइट्स की बात करें तो जो सिटीजन है उसके पास उस कंट्री के सारे लीगल राइट्स होते हैं। जिस कंट्री में वो पैदा हुआ है उस कंट्री के सारे लीगल राइट्स उसके पास होते हैं, कानूनी हक। साथ ही साथ उसको उस कंट्री के लॉज को भी ओबे करना पड़ता है। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आपको इंडिया के सारे कानून, सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। और इंडियन सिटीजन होने के नाते आपकी इंडिया के प्रति एज अ सिटीजन जो भी ड्यूटीज बनती हैं आपको वो ड्यूटीज भी पूरी करनी पड़ेंगी। सिटीजनशिप की ये इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर आपका राइट है, क्या राइट मिलता है? राइट टू लिव, वर्क, ट्रैवल एंड स्टडी, ये राइट्स हैं आपके। लेकिन जो सिटीजनशिप वाले राइट्स हैं वो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में नहीं मिलते। थर्ड, राइट ऑफ वोटिंग। एक नागरिक के पास राइट है वोट करने का, लेकिन क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड करता है तो यहाँ पे आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। आप रेजिडेंट तो होंगे वहां के, लेकिन आपके पास सिटीजनशिप नहीं है तो आप वोटिंग नहीं कर सकते। सिटीजनशिप आपकी बार बार चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज एवरी ईयर। हर साल आपको सिटीजनशिप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हर साल आपकी नागरिकता नहीं बदलती। लेकिन जो रेजिडेंशियल स्टेटस है कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। हर साल के लिए आपका रेजिडेंशियल स्टेटस अलग हो सकता है। फिफ्थ, पर्पस। सिटीजनशिप का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? अगर आप कहीं पे जॉब के लिए या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिटीजनशिप की जरूरत पड़ती है। और रेजिडेंशियल स्टेटस की जरूरत आपको क्यों है? टैक्स पर्पसेस के लिए। आपका टैक्स आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से बनता है। आपकी इनकम, आपका टैक्स, ये सब आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। अभी आपको
रेजिडेंशियल स्टेटस वर्ड सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजन सी लग रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा। वो इसीलिए नहीं आ रहा बच्चे क्योंकि अभी हमने डिटेल कंसेप्ट जो है वो डिस्कस ही नहीं किया। एक लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं। हु किसको मिलती है? भाई सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलती है, ह्यूमंस को, इंसानों को। लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस ना सिर्फ इंडिविजुअल्स का होता है बल्कि और 6 पर्सन्स, और 6 पर्सन्स इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन से हैं? HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी एंड AJP। इन सब का अपना अपना रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, लेकिन सिटीजनशिप इन सब में से किसी को नहीं मिलती। सिटीजनशिप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स की होती है। ये समझ में आ गया? तो अब हम अपने मेन कंसेप्ट पे पहुंचते हैं, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। 7 तरह के पर्सन्स हैं हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट में। हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, दैट इज इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के केस में आप रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सेक्शन इसमें याद कर लीजिए, सेक्शंस 6 सबसेक्शन 1 एंड 6 सबसेक्शन 6। ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस के साथ लिखना इसको बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल है वो 2 तरह का होता है। या तो एक इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है या फिर वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है, आर या फिर NR। उसके बाद अगर वो रेजिडेंट है तो भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं, या तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR। या फिर वो हो सकता है रेजिडेंट बट नॉट ordinarily resident, that is RNOR। सो दोबारा करें, एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट, R या NR। अगर वो NR है तो किस्सा ही खत्म। लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो रेजिडेंट में भी आपको देखना पड़ेगा कि वो ROR है या RNOR है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, ये देखना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ पे फंस गए तो, अगर यहाँ पे पहुंच गए किस्सा खत्म कि NR है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो ये देखें कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। कैसे पता चलेगा फिर ये सब? इसके लिए ना कुछ कंडीशंस हैं। व्हाट आर दोज कंडीशंस? कौन सा पेन यूज करना है आपको? रेड, पिंक, येलो, ब्लू? ओके, लेट्स यूज ब्लू। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। अगर तो आपको रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट देखना है तो आपको बेसिक कंडीशंस देखनी है। बेसिक कंडीशंस देखो, हमारे पास ना 2 बेसिक कंडीशंस हैं और 2 एडिशनल कंडीशंस हैं। 2 बेसिक कंडीशंस हैं और 2 एडिशनल कंडीशंस हैं। इन 2 बेसिक कंडीशंस में से
कोई एक या दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं, अगर एक या एक से ज्यादा मतलब क्या हुआ, एक या दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। और अगर कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, जीरो बेसिक कंडीशन, अगर कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो एनआर है। आई बात समझ में? आर या एनआर देखने के लिए आपको सिर्फ बेसिक कंडीशंस चेक करनी है। अगर तो एक या दोनों बेसिक कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हो पाती तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। अगर तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया फिर तो किस्सा ही खत्म, आउट हो गया, वो नॉन रेजिडेंट है जी। लेकिन अगर वो रेजिडेंट हो गया दैट मीन्स कोई एक बेसिक कंडीशन भी अगर उसकी पूरी हो गई, फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे वो क्या हो सकता है, या आर ओ आर या आर एन ओ आर। ये चेक करने के लिए हमें एडिशनल कंडीशंस का सहारा लेना पड़ेगा। कितनी एडिशनल कंडीशंस हैं? दो एडिशनल कंडीशंस। अगर तो दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दोनों दोनों होनी चाहिए, फर्स्ट भी और सेकंड भी। और अगर कोई भी एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं होती या फिर कोई एक एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो बन जाएगा आर एन ओ आर। रिवाइज कर लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस आपका 6166 में पता चलता है। 6-1 में आपकी बेसिक कंडीशंस हैं और 6-6 में आपकी एडिशनल कंडीशंस हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि वो पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट तो बेसिक कंडीशंस चेक करिए। अगर एक या एक से ज्यादा बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो रेजिडेंट हो गया, और अगर कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अगर वो रेजिडेंट है तो फिर एडिशनल कंडीशंस चेक करो। अगर दोनों एडिशनल कंडीशंस चेक हो जाती हैं तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और अगर कोई भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं होती या एक एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो आर एन ओ आर है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। अब ये तो हो गई मोटी बात। अब हम करते हैं अंदर की बात कि कंडीशंस हैं क्या। अभी तक तो हमने ये कह दिया कितनी होनी चाहिए, इतनी पूरी होनी चाहिए या इतनी पूरी होनी चाहिए। अब वो बेसिक कंडीशंस क्या हैं वो देखते हैं। मैंने आपको बोला कि हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस हैं। वो दो बेसिक कंडीशंस कहां पर लिखी गई हैं? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में, यहां पर है। वो दो बेसिक कंडीशंस कौन सी हैं? देखिए, फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? आपका जो पीरियड ऑफ स्टे है इन इंडिया, इंडिया में आपका जो पीरियड ऑफ स्टे है वो 182 डेज या उससे अधिक है। अगर आप एक साल में, हम प्रीवियस ईयर किसकी बात कर रहे हैं? 19-20 में। अगर 19-20 में आप 19-20 कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2019 से, और खत्म कब हुआ? 31 मार्च 2020। तो इस साल में, इन 12 मंथ्स में अगर आप 182 या 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे हैं तो आपकी एक बेसिक कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है? सेकंड बेसिक कंडीशन के दो पार्ट्स हैं। आप 2019-20 में
60 या 60 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे हैं? 60 या 60 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे हैं। एंड साथ ही साथ, एंड का मतलब क्या है, ये तो पूरा हो, साथ में ये भी पूरा हो। साथ ही साथ आप पिछले 4 सालों में, पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में आप 365 या उससे ज्यादा दिन के लिए इंडिया में रहे हैं। ठीक है जी। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है कि आप 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में रहे हैं। सेकंड बेसिक कंडीशन में आपको 2 चीजें पूरी करनी है कि जिस प्रीवियस ईयर की बात आप कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज के लिए इंडिया में रहे हैं। साथ ही साथ पिछले 4 साल भी देखने हैं कि पिछले 4 सालों में क्या आप 365 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे हैं या नहीं। ठीक है जी, ये है आपकी 2 बेसिक कंडीशंस। तो अगर आपकी ये वाली कंडीशन पूरी हो गई तो आप रेजिडेंट बन गए, या फिर आपकी ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई लेकिन ये कंडीशन पूरी हो गई तो भी आप रेजिडेंट बन गए। लेकिन अगर आपकी ना ये कंडीशन पूरी हुई ना ये कंडीशन पूरी हुई तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। अब अगर आपकी फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक कंडीशन पूरी हो जाती है तो आप रेजिडेंट बन गए। रेजिडेंट बनने के बाद फिर आपको एडिशनल कंडीशंस देखनी पड़ेगी। वो एडिशनल कंडीशंस क्या हैं करेंगे डिस्कस, लेकिन अभी इसके ऊपर सेकंड कंडीशन के ऊपर फोकस करते हैं। अगर हम इसकी बात करें सेकंड कंडीशन की, तो आपको क्या देखना है कि आप 2019-20 में 60 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे होने चाहिए। और 2019-20 से पिछले 4 साल लगा लीजिए। पिछले 4 साल कौन कौन से हुए? 18-19, 17-18, 16-17 और 15-16, ये 4 साल ले लिए। इन 4 साल में नंबर ऑफ डेज देखिए कितने हैं, यहाँ पे कितने दिन रहे, इस साल में कितने दिन, इस साल में कितने, इस साल में कितने, और इन सबको ऐड कर लीजिए। इन सबको ऐड करके अगर 365 से अधिक दिन आप इंडिया में रुके हैं और साथ ही साथ 2019-20 में अगर 60 दिन इंडिया में रुके हैं तो आप हो जाएंगे रेजिडेंट, क्योंकि आपकी एक कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन मान लीजिए कि आप 19-20 में 60 दिन नहीं, 60 से कम, मान लीजिए सिर्फ 50 दिन इंडिया में थे, तो क्या आप ये पिछले 4 साल देखेंगे? फिर तो इन पिछले 4 सालों का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो खत्म ही हो गया। क्योंकि सेकंड कंडीशन पूरी होने के लिए हमें ये दोनों पूरे करने हैं, ये भी और ये भी। अगर आप प्रीवियस ईयर में ही 60 दिन से ज्यादा नहीं रुके हैं तो आपको ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यही पूरा नहीं हुआ तो इसको पूरा करने की जरूरत नहीं। अगर ये पूरा हो जाता है तो आप यहाँ पर जाएंगे, अगर ये पूरा नहीं होता तो यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है अगर ये पूरा नहीं होता तो। ठीक है जी। This is about this is all about the basic conditions। यही आपकी बेसिक कंडीशंस हैं। लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड कंडीशन है, ये चेक करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये सेकंड कंडीशन के
कुछ एक्सेप्शंस हैं, सेकंड कंडीशंस के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आपको सेकंड कंडीशन चेक करनी ही नहीं। क्या एक्सेप्शंस हैं? सेकंड कंडीशन एक्सेप्शंस, ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है, आपको सेकंड कंडीशन पर जाने की जरूरत नहीं? ऐसे कौन से केसेस हैं? नंबर 1, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट आपकी आउटसाइड इंडिया है, आप बाहर वाली कंट्री में जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आप सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, दैट मींस 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, आप सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे। सेकंड, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं लेकिन आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं, क्रू मेंबर मतलब इंडियन शिप का जो स्टाफ होता है उसके एम्प्लॉई हैं, आप इंडियन जहाज के एम्प्लॉई हैं लेकिन आप इंडियन सिटीजन हैं, तो भी आपको सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी, आपको सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है। थर्ड, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, क्या बोला मैंने? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये भाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? सिटीजनशिप तो समझ में आया था, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या हुआ? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो पर्सन है जिसके जो पेरेंट्स हैं या फिर जिसके ग्रैंड पेरेंट्स में क्या आता है? नाना नानी, दादा दादी, वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। अनडिवाइडेड इंडिया कौन सा था? आजादी से पहले वाला। अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो आप हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या फिर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और आप इंडिया में आ रहे हैं फॉर लिविंग, लेकिन आप लिविंग और सेटल्ड अब्रॉड, आप इंडियन सिटीजन हैं या फिर आप पीओआई हैं लेकिन आप इंडिया में नहीं रह रहे, आप बाहर सेटल्ड हैं, सेटल्ड तो बाहर हैं लेकिन आप इंडिया में आ रहे हैं विजिट करने के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ऐसे में आपके ऊपर सेकंड कंडीशन नहीं लगेगी, सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन चेक करी जाएगी। सो ये ऐसे 3 केसेस हैं जहां पे आपको सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ना ही नहीं। अगर आपकी 182 डेज वाली कंडीशन पूरी हो जाती है तो ही आप रेजिडेंट होंगे, और अगर आपकी 182 डेज वाली कंडीशन नहीं फुलफिल होती तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करनी, आप डायरेक्टली एनआर बन गए। अगर आपकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक नहीं होती तो आप डायरेक्टली एनआर बन जाएंगे, आपको सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। These are the exceptions. So रेजिडेंशियल स्टेटस किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके पीरियड ऑफ स्टे पे, लेकिन सिटीजनशिप डिपेंड करती है कि आप पैदा कहाँ हुए हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल्स का करें तो हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 6(1) में आपके पास बेसिक कंडीशंस हैं और सेक्शन
6 में एडिशनल कंडीशंस हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट, तो आप बेसिक कंडीशंस चेक करिए। अगर आपकी कोई बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप एनआर हैं, और अगर आपकी दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती है तो आप रेजिडेंट हैं। फर्दर आप रेजिडेंट हैं तो फिर एडिशनल कंडीशंस चेक करिए। कल वाले सेशन में करेंगे एडिशनल कंडीशंस क्या हैं। बेसिक कंडीशंस क्या हैं? प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, वहां पे आप 182 या उससे ज्यादा दिन के लिए इंडिया में रहे हैं, तो आपकी पहली कंडीशन पूरी। और सेकंड कंडीशन क्या है कि आप जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं वहां पे आप 60 डेज के लिए इंडिया में रहे हैं, 60 या 60 से ज्यादा डेज के लिए, और साथ ही साथ पिछले 4 साल में आप 365 डेज से ज्यादा के लिए इंडिया में रहे हैं, तो आपकी सेकंड कंडीशन भी पूरी हो जाएगी। सेकंड कंडीशन कहाँ चेक नहीं करनी? ये 3 केसेस में। दिस इज ऑल इन दिस सेशन। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछिए।